Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting chapter number 6 in your books, First Flight, and the title is The 100 Dresses Part 2. बच्चों पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 written by Albasour Estier और Eleanor Estes. With me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School Parnala, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए, दिस टाइम वी हैव एन अमेरिकन राइटर अल्बसोर एस्ट्रियर और एलेनोर एस्टिस, दोनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है. और इन्होंने चिल्ड्रंस स्टोरीज बहुत ज़्यादा लिखी हैं और उनमें से एक है द 100 ड्रेसेस. This story teaches us a very valuable lesson. Actually, the writer teaches us a lesson of not to hurt anybody's feeling. हमें किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, यही इस चैप्टर में राइटर कहने जा रही हैं हमसे. This story is about the matter that doesn't mistreat anyone for being different. हम सब अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से बुरा व्यवहार करें, मिसट्रीट करें. This story is teaching everyone that we should never make fun of the unique differences of our fellow human beings. हम सबके अंदर बच्चों अलग, एक दूसरे से अनोखे डिफरेंट टैलेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें औरों से भिन्न बनाती हैं. और ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन डिफरेंसेस को लेकर किसी को टीज नहीं करना चाहिए, चिढ़ाना नहीं चाहिए. एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. हमें सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वो है. तो बच्चों हाफ ऑफ द स्टोरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1. थोड़ी सी समरी में तुम्हें बता देती हूँ पार्ट 1 में हमने क्या किया था. द 100 ड्रेसेस इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ द राइटर. राइटर के खुद के अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये कहानी लिखी है द 100 ड्रेसेस. कहानी में जो मैडी का कैरेक्टर है, मैडेलाइन, वो कैरेक्टर रिलेट करता है राइटर को. It is about a girl who is teased by her classmates. ये पूरी कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे उसके क्लासमेट्स चिढ़ाते थे. This girl was Wenda, who always claims for having 100 dresses. उस लड़की का नाम है बच्चों वेंडा प्रेटनॉस्की, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. और वो बच्चे हमेशा उसे चिढ़ाकर पूछते थे तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, और वो हमेशा कहती 100 dresses. हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर. इस तरह से उसके क्लासमेट्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते, जिनमें पैगी का नाम मेन है. एज हर क्लेम वॉज in contradiction of the fact that she always came to school wearing the same dress. Her classmates assumed her name to be funny. तो बच्चों वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस ही पहन कर आती थी स्कूल में, और वो ये कह रही है कि उसके क्लोजेट के अंदर, उसकी अलमारी के अंदर 100 ड्रेसेस हैं. तो इस वजह से जो पैगी थी उसका मजाक उड़ाया करती थी. वो ये चाहती थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है वेंडा, जब उसके पास कपड़े हैं नहीं तो वो झूठ बताने का प्रयास क्यों कर रही है. और उसका नाम बच्चों, वो पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड की रहने वाली थी, जो इमिग्रेंट थी, अमेरिका में रहने आई थी अपने परिवार के साथ. तो उसका नाम था बच्चों वेंडा प्रेटनॉस्की. तो थोड़ा अलग नाम था, इसलिए भी बच्चे उसको चिढ़ाते थे उसके फनी नेम की वजह से. आप देख रहे हैं कैसे पैगी, मैडी और अदर क्लास में टीज कर रहे हैं वेंडा को. और वेंडा बच्चों देखो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस ही पहनती थी जो उन्होंने इस समय पहन रखी है. Her name was not common because she came to an American town as a Polish immigrant with her family. तो बच्चों उसका नाम आम अमेरिकन लोगों से अलग था क्योंकि वो पोलैंड से आई हुई इमिग्रेंट थी. इमिग्रेंट कौन होता है? अ पर्सन हु मूव्स टू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली. जो किसी विदेशी जगह से, विदेश से किसी देश में रहने आए, वो व्यक्ति उस देश में इमिग्रेंट कहलाता है. The truth about her 100 dresses revealed when she submitted her 100 different drawings in a drawing competition. They were the same 100 dresses that she used to describe often. All of those dresses were extremely beautiful and she won the contest. तो बच्चों एक बार उसके स्कूल में एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें लड़कियों को बनानी थी ड्रेसेस की फ़ोटो. तो उस समय वेंडा ने 100 ड्रेसेस की फ़ोटो बनाकर सबमिट की. बनानी थी बच्चों को 1 या 2, लेकिन उसने 100 बनाई. और वो वही 100 थे जिनका जिक्र वो हमेशा पैगी और मैडी को करती थी, अलग अलग कलर्स की, सारे अलग अलग कलर्स की, सारी बहुत ही खूबसूरत. और बच्चों फाइनली पैगी को लग रहा था कि वो कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी, लेकिन अंत में कॉन्टेस्ट को जीता था वेंडा ने. और हमने यहीं तक पार्ट 1 में स्टोरी पढ़ी थी. नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट 2.
ये देखिए बच्चों, लास्ट में हमने चैप्टर छोड़ा था यहाँ पर कि सभी इंजॉय कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे वेंडा की 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स को। मिस मैसन ने अनाउंस किया था रिजल्ट। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जैसे ही क्लास ने सर्कलिंग द रूम, मूव कर रही थी रूम के अंदर, देख रही थी पिक्चर्स को, एडमायर कर रही थी, प्रिंसिपल्स ऑफिस से मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मैसन ने वो नोट कई बार पढ़ा और thoughtfully, thinking deeply, उसके बारे में बहुत सोचा। Then she clapped her hands, फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। क्लास ध्यान दें, सब अपनी अपनी सीट पर बैठे। When the scuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. अब बच्चों, उन्होंने कहा ध्यान दे बच्चों, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए। और तब शफलिंग ऑफ फीट मीन्स मेकिंग साउंड ऑफ फीट वाइल वॉकिंग, तो जो कदमों की आवाज़ें थी वो कम हो गई, रुक गई, सभी चुप हो गए, अपनी सीट्स के अंदर बैठ गए। और मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वेंडा के पिताजी का एक पत्र है जिसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब मिस मैसन बताएंगे कि लेटर में क्या लिखा है। मिस मैसन stood there a moment. The silence in the room grew tense and expectant. तो बच्चों, मिस मैसन वहां पर एक क्षण के लिए खड़ी रही। कमरे में बहुत ज्यादा शांति थी, टेंस थे सभी, सीरियस थे और एक्सपेक्टेंट थे, होपिंग फॉर समथिंग गुड, कुछ ना कुछ होने वाला है, एक्सपेक्ट कर रहे थे। द टीचर adjusted her glasses slowly and deliberately. अब टीचर ने अपने ग्लासेस को, चश्मे को धीरे से एडजस्ट किया, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, इंटेंशनली। Her manner indicated that was coming. What was coming? This letter from Venda's father was a matter of great importance. उनका जो ये हाव भाव था, ये दर्शा रहा था कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो वेंडा के पिताजी का ये पत्र आया है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे जैसे ही मिस मैसन ने वो लेटर पढ़कर सुनाया। Dear teacher, My Venda will not come to your school anymore. तो वेंडा के पिताजी लिखते हैं, डियर टीचर, मेरी वेंडा आपके स्कूल नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी, हम एक बड़े शहर में रहने चले गए हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, हॉलर मीन्स क्राई लाउडली, अब कोई नहीं चिल्लाएगा तेज तेज। पोलैक, पोलैक क्या होता है बच्चों? अ वर्ड सजेस्टिंग एंगर, ऐसा वर्ड जो गुस्सा दिला दे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई हमसे नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम इतना मजाकिया क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बड़े फनी नेम्स हैं, तो हमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना फनी क्यों है। योर्स ट्रूली जैन प्रेटनॉस्की, और नीचे उन्होंने अपने लेटर के अपना नाम लिखा, जैन प्रेटनॉस्की। तो बच्चों, ये था लेटर जिसमें कि वेंडा के फादर ने बताया कि अब वो कभी भी स्कूल नहीं आएगी, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज़्यादा तंग है कि लोग उन्हें अजीब अजीब नामों से चिढ़ाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। A deep silence met the reading of this letter. जैसे ही मिस मैसन ने ये लेटर रीड किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी शांति छा गई। मिस मैसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. अब मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारी, उसको अपने सफ़ेद रुमाल से साफ किया। Then she put them on again and looked at the class. दोबारा उसने अपने चश्मे को पहन लिया और क्लास की ओर देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वो बोल रही थी, उनकी आवाज़ काफ़ी लो आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब उन्होंने कहा, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, बल्कि मैं श्योर हूँ कि रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, किसी को ठेस नहीं पहुँचाई होगी, केवल जानबूझकर, डेलिब्रेटली, कि उनका नाम लंबा और अनफैमिलियर है, अनकॉमन है, अपरिचित है। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. और अब मैं, मिस मैसन कहती है, अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कहा गया है, वो थॉटलेसनेस की वजह से हुआ है, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे किया गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। अब वो कहती हैं कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि ये जो चीज़ हुई है ये अनफॉर्चुनेट है,
अनलकी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, तो भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है, दोनों ही। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। अब मैडी चाह रही थी कि वो अपना लेसन तैयार करे, लेकिन उसका दिमाग उस समय काम ही नहीं कर रहा था, वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट में नीचे की ओर उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. बिल्कुल सच बात है कि मैडी को कभी भी अच्छा नहीं लगा कि पैगी वेंडा का मजाक उड़ाती है ये पूछकर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, लेकिन गलती मैडी की भी है कि उसने आज तक कभी कुछ भी नहीं कहा, वो हमेशा चुप रही। तो देखिए बच्चों कैसे वेंडा का मजाक उड़ाते थे क्लासमेट्स। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो हमेशा चुप रहती और ये चुप रहना उतना ही बुरा है जितना बुरा पैगी का मजाक उड़ाना। Worse, उससे भी बुरा। She was a coward, वो एक कायर निकली। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wenda's shoes. अब वो कहती हैं कि वो कायर निकली। पैगी को समझ में नहीं आया था कि वो इतनी बैड मेंटेलिटी रखते हैं वेंडा के लिए, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि वो उसके साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वो वेंडा के शू में अपने पाँव रखकर सोच पा रही थी। बच्चों इस फ्रेज का क्या मतलब हुआ कि वो वेंडा की जगह अपने आप को रखकर देख पा रही थी कि वेंडा को आखिर कितना बुरा लगता होगा जब पैगी उसे बार बार चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए उससे क्वेश्चन पूछते कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। गुडनेस, wasn't there anything she could do? क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी? If only she could tell Wenda she hadn't meant to hurt her feelings. काश वो वेंडा को बता पाते कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। She turned around and stole a glance at Peggy. अब उसने अपने चेहरे को घुमाया और देखा सीक्रेटली चुपचाप पैगी की तरफ। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी तो अपना काम कर रही थी, उसने ऊपर सिर उठाकर नहीं देखा। She seemed to be studying hard. वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. Peggy को बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन Maddie को बुरा लगा था और उसे कुछ करना ही चाहिए इस बारे में। She had to find Wenda Pretnowski. Maybe she had not yet moved away. उसे ढूंढना ही पड़ेगा वेंडा प्रेटनॉस्की को। क्या पता वो अभी अपने घर बॉगिन्स हाइट्स में ही हो, गई ना हो। Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wenda she had won the contest. शायद पैगी भी उसके पास बॉगिन्स हाइट्स पर चढ़े और वेंडा को बताए कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। That they thought she was smart and her dresses were beautiful. और वो उसे ये भी बताएं कि वो स्मार्ट है, होशियार है और उसकी 100 की 100 ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्टुपेंडस है, मार्वलस है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब बच्चों जब स्कूल खत्म हुआ उस दोपहर, पैगी ने कहा दिखावा करते हुए केयरलेसनेस का कि अरे चलो देखते हैं क्या वेंडा ने टाउन नगर छोड़ दिया या नहीं। So Peggy had the same idea. Maddie glowed. तो पैगी भी अपने दिमाग में यही आइडिया सोच रही थी कि उन्हें वेंडा के पास जाना चाहिए। Maddie glowed, became hopeful. आशा की किरण दिखाई दी मैडी को। Peg was really all right. Peg भी बिल्कुल ठीक थी। The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggin Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो वो दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकली और बॉगिन हाइट्स की तरफ चल पड़ी। उस नगर में उस समय फॉरबिडिंग एयर थी, डरावनी मनहूस तरीके की हवा थी। नवंबर में दोपहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सब कुछ डैम्प था, वेट था और डिस्मल था। वेट और सैड, उदासी भरा था और गीला था। यहाँ पर इसका मतलब है होपलेसनेस, कि उन्हें लग नहीं रहा था कि उन्हें वेंडा मिल जाएगी, बट स्टिल दे आर गोइंग देयर टू फील सॉरी अबाउट देयर रिस्पेक्टिव बिहेवियर्स। Well, at least, said Peggy gruffly. Gruffly means अनफ्रेंडली वॉइस के अंदर रफली तुम कह सकते हो। उसने कहा पैगी ने,
I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. अब पैगी कहती है बच्चों रास्ते में रफ वॉइस के अंदर कि मैंने उसे कभी फॉरेनर विदेशी नहीं कहा, ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया। हम तो बस वैसे ही उससे मजाक कर लिया करते, हमारी सेंस दूसरी थी, हम उसे हर्ट करने के लिए उसके साथ मजाक नहीं करते थे। और फिर भी वो कितनी डम थी, गूंगी थी, अनफीलिंग वाली थी। और देखो वो कितनी ज़्यादा बढ़िया ड्राइंग कर सकती थी, उसे कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी 100 ड्रेसेस की। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। All she hoped was that they would find Venda. वो केवल यही आशा करी थी उन्हें वेंडा मिल जाए। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. बच्चों मैडी की भावनाएं देखिए कितनी अच्छी हैं। वो वेंडा के पास जाना चाहती थी, उसे सॉरी करना चाहती थी कि उन्होंने उसके साथ मजाक किया, और ये बताना चाहती थी कि पूरा का पूरा स्कूल ये सोचता है वो कितनी अद्भुत है, वंडरफुल है, और अब वो ना जाए इस शहर को छोड़कर, इसी स्कूल में रहे, इसी शहर में रहे, सभी उसके साथ नाइसली प्यारी तरह से व्यवहार करेंगे, और जो नहीं करेगा वो और पैगी उसे फाइट करेंगी कि तुम इससे अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहे, इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब वो काफ़ी जल्दी जल्दी लड़कियां जा रही थी, पैगी और मैडी। रात होने से पहले उन्हें टॉप ऑफ द हिल पर पहुंचना था। I think that's where the Petnosky live, said Maddie, pointing to a little white house. वाइट कलर का उन्हें घर दिखाई दिया बच्चों, और मैडी ने कहा कि मुझे लगता है पेटनॉस्कीज यहीं रहते हैं। Whips of the old grass stuck up here and there. वहाँ पर whips मतलब small thin pieces of grass, घास के whips जो थे इधर उधर पड़े हुए थे पाथवे के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, जैसे कि थिन किटन्स, पतले से बिल्ली के बच्चे हों, उस तरह से वो घास पड़ी हुई थी। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन. वो घर जो था बच्चों स्पार्स लिटिल मीन्स थिनली स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, छोटा सा था और वो शैबी पुअर कंडीशन में था लेकिन साफ सुथरा था. It reminded Maddie of Venda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. इसे देखते ही याद आ गया मैडी को वेंडा की ड्रेस, वही फेड हुई ब्लू कलर की कॉटन की सूती ड्रेस जो कि शैबी तो थी, पुअर कंडीशन में तो थी, लेकिन हमेशा साफ सुथरी होती थी. There was not a sign of life about the house. वहाँ पर जिंदगी की कोई चिन्ह नहीं थे, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था. Peggy knocked firmly on the door. Peggy ने नॉक किया डोर के ऊपर, but there was no answer. लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई, कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला. She and Maddie went around to the back yard and knocked there. अब वो बच्चों पीछे वाले डोर पे भी गए, वहाँ भी नॉक किया, बट कोई भी आंसर नहीं आया. Still there was no answer. There was no doubt about it. The Petnoskys were gone. How could they ever make amends? तो कोई भी शक नहीं था कि पेटनॉस्कीज जा चुके हैं वहाँ से, वहाँ पर कोई भी नहीं है. How could they ever make amends? अब वो amend कैसे करेंगे, पैचअप कैसे करेंगे, सॉरी कैसे कहेंगे, पश्चाताप कैसे करेंगे. They turned slowly and made their way back down the hill. अब वो बच्चों धीरे धीरे वापस अपने रास्ते पर आ गए, हिल से नीचे उतर रहे थे. Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. Peggy कहती है, ओहो अब तो वो जा चुकी हैं, हम क्या करें. इसके अलावा मैं जब भी उसके पास पूछती थी वो क्वेश्चन कि 100 ड्रेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो आइडिया गेन कर रही थी नई नई ड्राइंग्स का, नई नई पेंटिंग्स का. She might not even have won the contest otherwise. और वो शायद कॉन्टेस्ट जीत भी नहीं पाती अगर मैं उससे कभी ना पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. अब बच्चों मैडी जो थी वो उसके आइडिया को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो बुरा फील ना कर पाती. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. उस रात तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आई. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड अ फेडेड ब्लू ड्रेस. उसके पूरे रात उसके मन में विचार चल रहे थे वेंडा के और उसकी उसी ब्लू कलर की ड्रेस जो फेड हो चुकी थी, जिसका रंग उड़ चुका था. एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. और वो घर जो उन्होंने आज ही देखा था जिसमें वो रहती थी.
And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. और फिर बच्चों से वो चमकती हुई पिक्चर्स दिखाई दे रही थी, उन्हीं 100 ड्रेसेस की जो वेंडा ने पेंटिंग्स बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी, सारी एक पंक्ति में लगी हुई क्लासरूम के अंदर, रूम नंबर 13 के अंदर. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead. आखिरकार मैडी खड़ी हुई, उसने अपने फॉरहेड को, सर को पकड़ लिया टाइटली इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. बहुत तेजी से दबाने लगी वो और सोचने लगी. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ये सबसे ज़्यादा मुश्किल सोच थी उसकी जो उसने आज तक कुछ भी सोचा था. आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंची, एक कंक्लूजन पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. अब वो कहती है, if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अब वो कहती है, she was never going to stand by or say nothing again. वो हमेशा अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई दूसरा बच्चा दुर्व्यवहार कर रहा होगा, पिकिंग ऑन समवन मीन्स टीजिंग समवन, चिढ़ा रहा होगा, चाहे उसका नाम फनी हो, चाहे वो दिखने में अजीब हो या कुछ भी, तो वो स्टैंड बाय करेगी, उसका साथ देगी, स्पीक अप बोलेगी, चुप नहीं रहेगी. जैसे वो वेंडा के साथ रही थी, उसने कुछ भी नहीं बोला था, इस बार वो बोलेगी, मदद करेगी उस व्यक्ति की जिसका भी मजाक उड़ाया जा रहा होगा, इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप. और इसका मतलब ये भी है, अगर पैगी उससे अपनी दोस्ती तोड़ती है तो तोड़ दे, लेकिन इस बार वो साथ देगी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसको टीज किया जा रहा होगा. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, बट फॉर नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. वेंडा के साथ तो उसे ये चांस नहीं मिला कि वो वेंडा की मदद कर पाती, लेकिन अब वो और किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी, चाहे मैगी उसकी दोस्त रहे चाहे ना रहे. तो अब वो किसी को भी अनहैप्पी नहीं फील करने देगी, चाहे वो अजीब दिखने में हो या उसका नाम स्ट्रेंज हो, अजीब हो. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी. तो शनिवार था बच्चों, मैडी ने अपने दोपहर पैगी के साथ बिताई. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेटनॉस्की. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. तो बच्चों सैटरडे को दोपहर में वेंडा के बारे में मैडी और पैगी ने एक लेटर लिखा, फ्रेंडली लेटर, दोस्ताना, जिसमें उसने बताया कि वेंडा कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं और उसकी ड्राइंग्स बहुत खूबसूरत थी, सारा स्कूल उसकी प्रेज कर रहा था, और वो कहाँ रहने गई है, क्या उसको वो जगह पसंद आई, क्या उसको अपना नया टीचर पसंद आया. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to a good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights and writing, please forward on the envelope. तो बच्चों वैसे तो उसमें वो सॉरी फील करना चाह रहे थे अपने व्यवहार के लिए, लेकिन स्टिल वो लेटर एक दोस्ती भरा लेटर ही रह गया. लास्ट में उन्होंने लेटर के एंड में लिखा लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार. और बच्चों वो उन्होंने बॉगिन हाइट्स के पते पर भेजा और उस पर लिख दिया था प्लीज फॉरवर्ड, कि यहाँ के रहने वाले जहाँ भी गए हैं इस लेटर को प्लीज वहाँ पर अग्रेषित कर दें, आगे भेज दें. Days passed and there was no answer. कई दिन बीत गए, लेटर का कोई उत्तर नहीं आया. But the letter did not come back. लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया. So maybe Venda had received it. शायद वेंडा को वो मिल गया हो. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. और क्या पता वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई हो, उसको इतना बुरा लगा हो कि उसने पैगी और मैडी का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा. Weeks went by, still Venda did not answer. हफ्तों बीत गए बच्चों, वेंडा की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Venda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. तो बच्चों पैगी तो कुछ दिनों बाद भूल गई इन सारी बातों को, लेकिन मैडी जो कैरेक्टर हमारी राइटर से बिलोंग करता है, उसे नींद नहीं आ रही थी ना रातों को. अब वो बेचारी अपने आप को रातों को सुलाती, स्पीच भाषण देते हुए वेंडा को बचाते हुए वो देखती वेंडा बहुत सारी लड़कियों के बीच घिरी हुई है जो उसको चिढ़ा रहे हैं, पूछते हुए तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, Maddie would cry out, stop,
then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो बच्चों, और जैसे ही वेंडा अपने मुंह को थोड़ा सा टाइट करती बोलने से पहले, जैसा वो आमतौर पर किया करती थी, मैडी चिल्लाती चुप हो जाओ, मत करो ऐसा, और फिर हर कोई शर्मिंदा महसूस करता कि जो वो वेंडा के साथ कर रहे थे उसके बारे में. नाउ इट वॉज क्रिसमस. क्रिसमस का त्योहार बच्चों आने वाला था. देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड. बर्फबारी शुरू हो चुकी थी. क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्लासरूम में भी बच्चों क्रिसमस का पेड़ सजाया गया और उस पर बेल्स लगाई गई. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शॉट द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. और बच्चों, स्कूल की छुट्टियों से पहले जो लास्ट दिन था, मिस मैसन ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उन्हें सुबह ही मिला था. देखते हैं किसका लेटर मिला था. You remember Wanda Pritnowski, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब बच्चों, तो मिस मैसन कहती हैं, याद है बच्चों, वेंडा प्रेटनॉस्की, वो गिफ्टेड लड़की, गिफ्टेड मीन्स उसके पास इतना अच्छा टैलेंट था ड्राइंग करने का, छोटी सी हमारी आर्टिस्ट क्लास की जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, याद है बच्चों. वेल, शी हैज़ रिटर्न मी, उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लेटर की वजह से मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है और अब मैं उसका मेडल जो उसने जीता है ड्राइंग कंपटीशन के बाद, मैं उसको पहुंचा सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. मैं तुम सब बच्चों को उसका लेटर सुनाना चाहती हूँ. The class set up with a sudden interest and listened intently. सारे बच्चे चुप हो गए, बड़ा उन्हें इंटरेस्ट आ रहा था कि क्या लिख के भेजा है वेंडा ने. They listened intently. Intently means with attention. बिल्कुल ध्यान से उन्होंने उस लेटर को सुना. चलिए देखते हैं बच्चों वेंडा क्या कहती है. Dear Miss Mason, how are you? And room number 13. डियर मिस मैसन, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है, यानी कि वहाँ पर सारे बच्चे कैसे हैं. प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. तो बच्चों कहती हैं लड़कियों को बोल देना मिस मैसन कि वो उन 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं क्योंकि मेरे पास मेरे नए घर में और भी 100 ड्रेसेस हैं, सारी की सारी पंक्ति में लगी हुई हैं मेरी क्लोजेट के अंदर, मेरी अलमीरा के अंदर, मेरी अलमारी के अंदर. आई वुड लाइक the girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming. जो मिस मैसन को वेंडा कहती हैं कि जो उसने हरे रंग की ड्रेस बनाई है जिसमें लाल रंग की झालर लगी है वो पैगी को दे देना वो ड्राइंग. एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो ब्लू नीले रंग की है वो मैडी को दे देना फॉर क्रिसमस. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. अब क्रिसमस है, मैं अपने पुराने स्कूल को आपको मिस कर रही हूँ और जो मेरे नए टीचर हैं वो बिल्कुल भी आप जैसे नहीं है, आप बहुत अच्छी थी. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको रूम नंबर 13 में. तो बच्चों ये लेटर वेंडा ने लिखा जिसमें उसने पैगी और मैडी के लिए एक एक जो पिक्चर थी ग्रीन कलर वाली पैगी के लिए और ब्लू कलर वाली मैडी के लिए दी है. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. तो बच्चों स्कूल से आते वक्त मैडी और पैगी दोनों ने अपनी ड्राइंग बहुत ध्यान से पकड़ रखी थी. All the houses had vests and holly in the windows. सभी घर सजे हुए थे, सभी घर ने अपनी रीत क्या होती है बच्चों, फ्लावर्स एंड लीव्स अरेंज्ड इन अ सर्कल. गोल गोल सर्कल के अंदर जब हम मालाएं बनाते हैं फूलों की उसे कहते हैं रीत. और होली होता है बच्चों अ बुश विद शाइनी लीव्स. जैसे तुम कह सकते हो एक क्रिसमस का पेड़ तुमने देखा होगा, अभी मैंने पिक्चर भी दिखाई दी तुम्हें थोड़ी देर पहले, वो अपनी विंडोज में सजा रखे थे. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड. ग्रोसरी जो सामान घर का पंसारी है जिसको बोलते हैं, उसके दुकान के बाहर बहुत सारे क्रिसमस के पेड़ थे, स्टैक्ड अरेंज्ड कर रखे थे वहां पर विंडो के ऊपर. कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, उनको सजा रखा था बच्चों टॉफी से, पेपरमिंट स्टिक्स से. एंड कॉन्यूकॉपियस, ये क्या होता है बच्चों, डेकोरेटिव कंटेनर्स. जो उनके कंटेनर्स थे या तुम कह सकते हो प्लांटर्स थे वो बड़े सुंदर सुंदर थे, शाइनी चमकते हुए ट्रांसपेरेंट पेपर के बने हुए वर स्ट्रंग वहां पर वो लटके हुए थे. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. तो पूरी तरफ क्रिसमस त्योहार की जो खुशी थी वो छाई हुई थी. स्नो के ऊपर अलग अलग तरह के रंग गिर रहे थे जिससे स्नो कलरफुल दिखाई दे रही थी. तो तुम कह सकते हो पूरा फेस्टिविटी का वहां पर मौसम था, त्योहार मनाने के लिए सभी उत्साहित थे. बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. ओ पैगी ने कहा
उसने हमें ड्राइंग गिफ्ट की है, इसका मतलब वो हमें पसंद करती हैं. इट शोज शी गोट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट. और शायद वेंडा को हमारा लेटर भी मिल गया हो और इस लेटर के जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है. I hope so, said Maddie sadly. Maddie बच्चों आज भी उदास थी. उसने कहा हाँ मैं भी यही आशा करती हूँ. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped polished girl again and couldn't ever really make things right between them. उसे पता था अब वो टाइट चिपकाए हुए लिप्स वाली पॉलिश पोलैंड की लड़की से कभी नहीं मिल पाएगी और कभी उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स थी जो उसने क्रिएट की थी पैगी ने उसका मजाक उड़ाकर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर गई बच्चों मैडी और वहाँ पर एक दीवार पर जहाँ पर पिंक कलर के फूल बने हुए थे उसका वॉलपेपर लगा हुआ था वहाँ पर उसने वो चिपका दी. The shabby room came alive from the brilliances of color. उसका भी जो कमरा था बच्चों पुअर कंडीशन में था लेकिन उस चमकदार ड्रेस के चमकदार रंगों से वो भी चमक उठा. मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी बैठ गई बच्चों बेड के ऊपर और ध्यान से उस ड्राइंग को देख रही थी. She had stood by and said nothing, but Venda had been nice to her anyway. अब वो कहती है कि उसने कभी कुछ नहीं कहा लेकिन वेंडा फिर भी उसके लिए बहुत अच्छी थी. कितना अच्छा व्यवहार था वेंडा का. वेंडा ने उसके लिए एक गिफ्ट भी छोड़ा. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. उसकी आंखों में बच्चों आंसू आ गए और उसकी आईज ब्लर हो गई. क्लियरली वो देख नहीं पा रही थी क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे लेकिन स्टिल वो लगातार पिक्चर को देख रही थी. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर बच्चों जल्दी से उसने अपनी आंखों को साफ किया, आंसुओं को साफ किया और intently बहुत ध्यान से उस पिक्चर की ओर देखा. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्रेस के बच्चों कलर्स इतने ज़्यादा सजीव थे कि उसका जिस पिक्चर ने वो ड्रेस पहन रखी थी उसके चेहरे की ओर तो ध्यान ही नहीं गया. But it looked like her. Maddie, it really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. When I had really drawn this for her, excitedly she ran over to Peggy's. बच्चों उसने ध्यान से देखा उस चेहरे को. वो मैडी की तरह दिखता था, सेम टू सेम मैडी के जैसा. यानी कि जब वेंडा ने वो पिक्चर बनाई थी वो उसने मैडी के लिए ही बनाई थी क्योंकि चेहरा मैडी का था. वो बहुत खुश हुई और एक्साइटेडली वो भागी पैगी के घर की ओर. Peg, she said, let me see your picture. Peggy, Peggy, मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ. What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed. तो बच्चों clattered means made a loud noise. बच्चों वो तेज आवाज करते करते ऊपर कमरे में गए जहां पर एक बेड के ऊपर उल्टी पड़ी हुई थी वो पिक्चर. पैगी ने कहा क्या हुआ, क्या बात है. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. मैडी ने बहुत ध्यान से उस पिक्चर को उठाया. लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम. देखो देखो उसे तुम्हारा चेहरा बनाया है, तुम हो ये, वो चिल्लाई. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर लुक लाइक पैगी. और बच्चों उस पिक्चर का भी फेस और हेड बिल्कुल पैगी के जैसा था. उसने पैगी की ही पिक्चर बनाई थी. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. और पैगी ने कहा सच में वो हमें बहुत पसंद करती थी इसलिए उन्होंने इन पिक्चर के ऊपर हमारा ही चेहरा बनाया. Yes, she must have. हाँ बिल्कुल, agreed Maddie. Maddie ने कहा. And she blinked away the tears that came every time she thought of Venda. और बच्चों जब भी वो वेंडा के बारे में सोचती उसकी आंखों में आंसू आ जाते. Standing alone in that sunny spot in the school. और वो कैसे सोचती वेंडा को कि स्कूल के बगीचे के अंदर एक सनी स्पॉट के अंदर जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही थी वहाँ पर वेंडा खड़ी है. Looking stolidly over at the group of laughing girls. वहाँ पर वो without any feeling खड़ी है, बिना किसी भावों के खड़ी है एक ग्रुप के अंदर लड़कियों के जो उसके ऊपर हंस रहे हैं. After she had walked off, जैसे ही वो चली जाती है तब. After she had said sure 100 of them all lined up. और वो लड़कियों को क्या क्या कर जाती है, हाँ मेरे पास हैं 100 ड्रेसेस, सारी की सारी एक पंक्ति में लगी हैं मेरी क्लोजेट के अंदर, मेरी अलमारी के अंदर. तो बच्चों ये थी हमारी स्टोरी द 100 ड्रेसेस. हमें क्या लेसन मिला बच्चों इस स्टोरी से? बहुत ही अच्छा मोरल लेसन ये स्टोरी हमें देती है. एंड द लेसन दिस स्टोरी गिव्स अस, दिस लेसन टीचेस अस दैट नॉट टू हर्ट एनीबडीज फीलिंग. हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए. तो आप भी इस बात को ध्यान कर लें. होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा लेसन 5 एंड लेसन 6. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Take care all of you.